अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट किया था। अब हम इसको उधर से ही आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल टाइप्स हैं एंड फील की। फर्स्ट सॉफ्ट होती है। सॉफ्ट एंड फील नाम से पता चल रहा है सॉफ्ट है तो मीन्स हमें मसल की बेली होगी। फील जब मसल की बेली फील होगी तो हमारे पास जो है वो सॉफ्ट एंड फील आ जाएगी। जैसे कि एग्जांपल में उन्होंने नी फ्लेक्शन दे दिया है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि देयर आर नो नॉर्मल सॉफ्ट एंड फील इन दी स्पाइन के लेवल पर हमें नॉर्मल सॉफ्ट एंड फील नहीं मिलती कभी भी। फर्म की अगर हम बात करें तो फर्म एंड फील कहाँ पे होती है? कैप्सूलर या लिगामेंटस स्ट्रेचिंग के लेवल पर। तो इसीलिए कैप्सूल या लिगामेंट की स्ट्रेचिंग अगर हमें फील होती है तो वो ज़्यादातर मीडियल या लैटरल रोटेशन ऑफ द ह्यूमरस या फीमर या ह्यूमरस के लेवल पर अगर मीडियल लैटरल रोटेशन करें तो हमें जो है वो फील होती है फर्म एंड फील। अब उन्होंने बताया कि जो फर्म एंड फील है वो भी ज़्यादा फर्म कब होती है? जब लिगामेंटस स्ट्रक्चर होता है इन्वॉल्व। अगर कैप्सूलर स्ट्रक्चर होगा तो फिर लेस फर्म होता है, जिसको हम फर्म नेगेटिव कहते हैं। यानी फर्म की भी आगे दो टाइप्स हैं, फर्म नेगेटिव या फर्म पॉजिटिव। पॉजिटिव हम तब कहेंगे जब लिगामेंटस एंड फील होगी, नेगेटिव हम तब कहेंगे जब कैप्सूलर एंड फील होगी। देन कम्स दी हार्ड। हार्ड एंड फील हमारे ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है कि हार्ड है तो मीन्स बोन टू बोन अप्रोक्सीमेशन की बात हो रही है। द हार्ड एंड फील अकर व्हेन द बोन और कार्टिलेज मीट्स। ठीक है, जब बोन मिलती है या कार्टिलेज मिलता है, जैसे कि एल्बो की एक्सटेंशन अगर हम बात करें या फ्लेक्शन की। ठीक है, तो दैट इज दी हार्ड एंड फील। यहाँ पर बताया गया कि जो तमाम 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल जॉइंट एंड फील्स होती हैं वो इलास्टिक क्वालिटी रखती हैं। इलास्टिक मीन्स कि जब हम प्रेशर को हटाते हैं तो वो वापस रिकॉयल होकर अपनी ओरिजिनल जो डिग्री है उस पर आ जाती हैं। फुल प्रेशर इज रिलीज द जॉइंट रीबाउंड्स बैक टू द फर्स्ट टॉप और फर्दर इनटू द स्लैक। और उसको हम फर्स्ट टॉप को कहते हैं कि वो स्लैक आ गया है, कि जो हमारा स्लैक वाला जोन था ना ग्रेड 2 का, वो उसमें आ गया है। तो नॉर्मल एंड फील्स जो होती हैं वो पेन फ्री भी होती हैं, यानी कि कोई पेन जो है वो प्रोवोकेट नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे एम्पटी एंड फील का जिक्र हो रहा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। द पेशेंट में गार्ड अगेंस्ट एंड फील टेस्टिंग और आस्क दैट द मूवमेंट बी डिसकंटिन्यू बिफोर यू रीच देयर ट्रू एंड फील। यानी कि पेशेंट खुद ही रेजिस्टेंस शो कर देगा, उसको पेन हो रही होगी या फिर उसको डिस्कम्फर्ट फील हो रहा होगा, जिसके रिजल्ट में वो क्या करेगा कि आपको एंड फील को टेस्ट करने नहीं देगा प्रॉपरली, और फिर आप ट्रू एंड फील तक पहुँच ही नहीं सकेंगे। यानी कि आप फर्स्ट स्टॉप को आगे जो है उसको उसके बियॉन्ड जा ही नहीं सकेंगे। तो इसको हम कहते हैं एम्पटी एंड फील। जो एम्पटी एंड फील होती है वो रिस्पॉन्स होता है टू द स्फीयर पेन या मसल स्पैज़म हुआ है किसी भी कंडीशन, फ्रैक्चर या एक्यूट इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस के रिजल्ट में। इट कैन बी साइकोजेनिक इन ओरिजिन, और ये साइकोजेनिक भी हो सकती है। अब यहाँ बड़े काम की बात है जो मेरे और आपके दोनों के काम आएगी। उन्होंने बोला है कि जो सिम्टोमेटिक जॉइंट होता है ना वो अपीयर टू हैव अ नॉर्मल रेंज ऑफ द मूवमेंट टू द नोविस व्हाइल द एक्सपीरियंस प्रैक्टिशनर विल डिस्कवर एन एब्नॉर्मल एंड फील। यानी कि नोविस प्रैक्टिशनर और जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर है, इन दोनों के बीच का फ़र्क ये है कि जो हमारे पास स्किल्ड या एक्सपर्ट प्रैक्टिशनर होगा वो फ़ौरन से एक सिम्टोमेटिक जॉइंट को जब असेस कर रहा होगा तो वो देख लेगा कि ये एब्नॉर्मल एंड फील है, जिसके रिजल्ट में फिर वो उसके अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट को प्लान करेगा। लेकिन स्किल्ड प्रैक्टिशनर होता है वो इतना इजीली इस चीज़ को असेस नहीं कर सकता, इस डिफरेंस को वो फील नहीं कर सकता एबनॉर्मल एंड फील्स को। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि क्या होता है कि जो हमारे पास नोविस प्रैक्टिशनर है ना वो इनअप्रोप्रिएटली जज कर लेता है जॉइंट को। ठीक है, वो देखता है कि इसकी रेंज ऑफ मोशन कम है तो ऑब्वियसली फ्लेक्शन नॉर्मल नहीं आ रही एल्बो की, तो वो उसके लिए ट्रीटमेंट प्लान जो है वो तैयार कर लेगा, आइसोमेट्रिक्स और स्ट्रेचिंग्स और रेंज ऑफ मोशंस। जबकि हमारे पास जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर होगा वो नॉर्मल और एबनॉर्मल एंड फील पे पहले जाएगा और वो उससे अंदाज़ा लगा लेगा कि, और इस तरह फिर वो एंड फील के लेवल पर जब असेस करेगा स्किल्ड प्रैक्टिशनर तो फिर वो उससे जॉइंट को एक नॉर्मल या एबनॉर्मल का टैग देगा जब वो उसकी एंड फील को असेस करेगा। फिर कहा जाता है हमारे पास स्किल्ड और नोविस प्रैक्टिशनर के बीच में कि जो स्किल्ड प्रैक्टिशनर है वो हमेशा जॉइंट के लेवल पे बात करेगा, एंड फील को असेस करेगा कि वो नॉर्मल है एबनॉर्मल है। जबकि हमारे पास जो न्यू प्रैक्टिशनर होते हैं उनके लिए रेंज ऑफ मोशन में अगर कोई कमी वेशी आ रही है तो फिर वो उसके जो है कॉन्सिक्वेंसेज जो है मसल की रिएक्टिविटी पे डाल देते हैं कि मसल में कोई मसला है एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स में। लेकिन अगर वो एंड फील को असेस कर लें तो उसी से उन्हें जो है काफ़ी नॉलेज मिल जाए। अब यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे पास जो एक्टिव और पैसिव मूवमेंट्स हैं उनका क्या रोल है फंक्शनल टेस्टिंग में। तो सबसे पहले एक्टिव मूवमेंट्स ऑफ कोर्स इसके अंदर पेशेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, पेशेंट ने खुद जो है वो कोऑपरेट करना होता है, उसकी अपर लोअर बॉडी की जो है ना लोअर मोटर न्यूरॉन इंटेग्रिटी होनी चाहिए उसकी। ठीक है, अपर लोअर लिम्स में इतनी इंटेग्रिटी और इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि वो खुद से परफॉर्मेंस कर सके, इनिशिएट कर सके किसी भी असेसमेंट को। ठीक है, नॉर्मल मसल एंड जॉइंट फंक्शन चाहिए उसके लिए, डिसफंक्शन को अगर हमने आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, और अगर इसके साथ अगर हम पैसिव मूवमेंट की बात करें तो उसके लिए हमारे पास जो प्रैक्टिशनर है उसके कुछ स्किल्स चाहिए कि वो पैसिवली अगर असेस कर रहा है बस इतनी उसकी एबिलिटी होनी चाहिए कि वो अब नॉर्मली एंड फील को असेस कर सके, फर्स्ट पॉइंट ऑफ जो रेजिस्टेंस है यानी कि जो फर्स्ट टॉप आता है उसको फील कर सके। ठीक हो गया, तो इसमें ज़्यादा
हाइपर मोबिलिटी के केसेस आ जाते हैं कि उसको आइडेंटिफाई करना होता है प्रैक्टिशनर ने। फिर स्टैंडर्ड मूवमेंट आ जाती है और कंबाइंड मूवमेंट आ जाती है। अच्छा, जो स्टैंडर्ड मूवमेंट होती है उसके लिए हमारे पास जो बेसिक मूवमेंट्स आ जाती हैं, एनाटॉमिकल मूवमेंट्स भी इनको हम कहते हैं, जैसे कि फ्लेक्शन आ गई, एक्सटेंशन आ गई, साइड बेंडिंग, रोटेशन वगैरह आ गई। यानी ये इसमें हमारे पास सेट ऑफ मसल्स जो हैं वो एक्टिवेट होते हैं, जिनका एक प्राइम मूवर्स जो होते हैं, जिनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे कि हम ट्राइसेप्स की बात करें तो ट्राइसेप हमारे पास जो शोल्डर है उसकी एक्सटेंशन करा रहे हैं, ठीक है। तो हम एक्सटेंशन की अगर हम बात करें, एक्सटेंशन को असेस करें तो वो ट्राइसेप मसल की असेसमेंट होगी। फ्लेक्शन को असेस करें तो बाइसेप मसल की जो है वो असेसमेंट होगी। तो ये हमारे पास जो है इतने कॉम्प्लेक्स लेवल पे जो है ना स्पेसिफिकली जाकर असेस नहीं करते हमारे स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। और इसके अंदर हम पेनफुल आर्क को आइडेंटिफाई करते हैं, यानी ड्यूरिंग द मूवमेंट जो पेनफुल आर्क यानी कि एक स्पेसिफिक आर्क है, बीच की आर्क, ना स्टार्टिंग में ना एंडिंग में, बीच में अगर कोई ऐसी पेनफुल जो है वो आर्क फील हो रही है तो मैं इसको कहूँगी कि ये मुझे पेशेंट जो है बता रहा है कि इधर से इधर आप लेके जा रहे हैं तो यहाँ पर पेन फील हो रही है। तो मीन्स कि जिस लेवल पर, जिस डिग्री के बाद उसको पेन स्टार्ट हुई है वो उसकी पेनफुल आर्क हो जाती है, ठीक हो गया। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंबाइंड मूवमेंट्स। कंबाइंड मूवमेंट्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर कपल्ड, नॉन कपल्ड मूवमेंट आ जाती है। कपल्ड मूवमेंट और नॉन कपल्ड आपको मैं ऑलरेडी चैप्टर 1 में बता चुकी हूँ, एक बार फिर आप लोग सुन लें कि जो कपल्ड मूवमेंट है वो हमारे पास एक कम्बिनेशन ऑफ मूवमेंट होता है, जैसे कि फ्लेक्शन, साइड बेंडिंग और साथ ही रोटेशन का फैक्टर हम ऐड कर दें। अगर हम स्पाइन के लेवल पे बात करें तो स्पाइन को पहले हम फ्लेक्स करें, देन हम साइड बेंड करें एंड देन जो है रोटेशन डाल दें, तो ये तीनों मिलकर एक कपल्ड मूवमेंट बनाते हैं। जो कपल्ड मूवमेंट होती है बेसिकली ये हमारे पास हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में जो हम मूवमेंट परफॉर्म करते हैं रोज़मर्रा ज़िंदगी में, घर के काम करने में, ठीक है। किचन में अगर हम कोई काम करें, कुकिंग कर रहे हैं, अगर हम शेल्फ से कोई चीज़ उठाने के लिए ऊपर हो रहे हैं, ठीक है, तो बाजू ऊपर कर रहे हैं, साथ हम अपनी स्पाइन को रोटेट कर रहे हैं, एट द सेम टाइम हम हेड को फ्लेक्स कर रहे हैं, तो ये सारा हमारा कपल्ड मूवमेंट जो है ना उसकी एग्जाम्पल्स हैं। तो जो कपल मूवमेंट होती हैं ये हमारे पास एक स्पेसिफिकली टारगेट करती हैं किसी स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ मसल को, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर हमने स्ट्रेस देना है या टेस्ट करना है तो उसके लिए हम कपल मूवमेंट चेक करते हैं, ठीक है। चीफ कंप्लेन अगर पेशेंट की प्रोवोक हो जाए, वो कहे कि जी इस पॉइंट पे मुझे पेन है और यहाँ पर ही पेन हुई है और सेम वैसी पेन हुई है, उसी डिग्री की, उसी इंटेंसिटी की, तो इस तरह हमारा डायग्नोसिस में जो है ना ये बहुत हेल्प आउट करती है कपल मूवमेंट्स, ठीक हो गया। फिर चेंजेस इन क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ द रोटेटरी मूवमेंट कैन बी ड्यू टू लीजन इन द जॉइंट और द सराउंडिंग। ऑफ कोर्स ये जॉइंट में भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है, उसके सराउंडिंग सॉफ्ट टिश्यूज में भी कोई पैथोलॉजी हो सकती है, जिसके रिजल्ट में पेनफुल आर्क आ रही है पेशेंट को, ठीक हो गया। फिर आ जाता है कि जो कैप्सूलर पैटर्न्स हैं उनमें मसला आ गया, मसल शॉर्टनिंग आ गई। स्पेसिफिक रोटेटरी बोन मूवमेंट्स इज आल्सो यूज्ड टू टेस्ट द न्यूरल टेंशन एंड मोबिलिटी, ठीक है। नर्व की टेंशन और मोबिलिटी को चेक करने के लिए भी हम स्पेसिफिक रोटेटरी बोन मूवमेंट्स चेक करते हैं। ऑफ कोर्स हमारी मीडियन नर्व है, अल्नर नर्व है, रेडियल नर्व है, इनकी ग्लाइडिंग्स आती हैं, इनकी स्ट्रेचिंग्स होती हैं, तो ऑफ कोर्स इनकी स्ट्रेचिंग से अगर हमें पेन प्रोवोकेशन आ रही है या टिंगलिंग के सेंसेशंस आ रही हैं तो उससे हमें पता चल जाता है कि हमारी न्यूरल लेवल पर नर्व की कोई कंप्रेशन हो रही है, ठीक है, उसकी वजह से टिंगलिंग की सेंसेशंस आ रही हैं। तो ये अब यहाँ पर सीरीएक्स ने जो पेनफुल आर्क का कॉन्सेप्ट दिया वो बड़ा मज़े का है। पेनफुल आर्क बेसिकली क्या है, हमारे पास पेन अक्रिंग एनीवेयर इन द रेंज ऑफ एक्टिव मूवमेंट, एक्टिव और पैसिव मूवमेंट विच इज प्रिसीडेड एंड फॉलोड बाय नो पेन इज कॉल्ड अ पेनफुल आर्क। वही बात होगी जो अभी मैंने आपको ऊपर बताई है कि पेन यानी स्टार्ट की मूवमेंट कोई पेन नहीं थी, बीच में जाके रेंज जब आई मिड रेंज में तो एक पेन का जो है ना वो आया प्रोवोकेशन का एलिमेंट, फिर उसके बाद बीच में फॉलोड बाय नो पेन, यानी कि एकदम से फिर वो वाला फेज आया जिसमें मुझे पेन फील नहीं हुई, तो दैट इज द पेनफुल आर्क, यानी कि एक स्पेसिफिक आर्क में एक स्पेसिफिक डिग्रीज के बीच में मुझे पेन हुई है ड्यूरिंग द इंटायर रेंज ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू द सीरीएक्स, ठीक है। पेनफुल आर्क जो होती है इंप्लाई करती है दैट द पेन सेंसिटिव टिश्यू स्क्वीज हो रही हैं, जो पेन जिन स्ट्रक्चर्स में सेंसिटिव टू द पेन थे जो स्ट्रक्चर वो स्क्वीज हो रहे हैं बिटवीन द हार्ड स्ट्रक्चर्स, ठीक है। और फिर इसके रिजल्ट में ऑफ कोर्स पेशेंट डेविएट कर जाता है नॉर्मल पाथ से, यानी कि जो नॉर्मल मूवमेंट परफॉर्म जो करनी होती है फ्लेक्शन में, एक्सटेंशन में, अबडक्शन में, एडक्शन में, वो मूवमेंट जो पैटर्न्स होते हैं, जो पाथ होता है उसको वो डेविएट करता है, उससे कहीं और जो है ना अडॉप्ट करता है पाथ को, ताकि वो पेन को जो है वो कर सके, अवॉइड कर सके। तो इस तरह इन्हीं चीज़ों की वजह से ही तो पेशेंट में जो है वो पोस्चर के इश्यूज आ जाते हैं, कार्फोटिक है, स्कोलियोटिक है, ठीक है, उसकी एंटाल्जिक पेन की वजह से वो एक स्पेसिफिक किस्म का पोस्चर अडॉप्ट कर रहा है। तो ठीक है, तो ये सारे हमारे पास जो होते हैं ना इस पेनफुल आर्क को अवॉइड करने के लिए पेशेंट की तरफ से अडॉप्ट किए जाने वाले पोस्चर्स होते हैं, ठीक है, और इनको भी आइडेंटिफाई करके हम पेशेंट की पेनफुल आर्क को तक पहुँच सकते हैं। ये थर्ड चैप्टर का सेकंड पार्ट था जिसमें आपने एंडफील की टाइप्स देखी हैं, एबनॉर्मल एंडफील्स देखी हैं, इसके अलावा आपने पेनफुल आर्क का कॉन्सेप्ट लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे।